हेलो एंड वेलकम। मैं हूं वादिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो पहला पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें जो पहले 15 क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल होंगे और जो दूसरे 15 क्वेश्चन होंगे वो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी तैयारी पक्की हो जाती है। अगर डीएलएड में देखा जाए तो खास करके ऐसे सब्जेक्ट जो 50 नंबर वाले होते हैं, तो उनमें अगर आप प्रीवियस ईयर के 3 पेपर या 4 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 90 से 95% सिलेबस भी कवर होते हैं और आपकी तैयारी भी 90 से 95% हो जाती है। तो इसी को देखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर का एक सेशन शुरू किया है, जिसमें हम 2016, 2017, 2018, 2019 के जो भी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं उनको हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ऑप्शनल और 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन को करके देखेंगे और जो अगले क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसकी है? ग्रीन की है या ली की है या क्रॉनबेक की है या क्विलिन या हन्ना की है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी, ये क्रॉनबेक का स्टेटमेंट है। और अगर आप ये स्टेटमेंट याद कर ले तो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि मूल्यांकन क्या है या मूल्यांकन को परिभाषित करे तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या उपरोक्त सभी। तो हमने बुक में तो देखा है कि इसका आंसर बी को माना है, लेकिन ये आंसर सही नहीं हुआ, क्योंकि मात्रात्मक तो होता है लेकिन गुणात्मक और तुलनात्मक भी होता है। जैसे गुणात्मक मापन क्या होता है कि जब हम किसी को गुण के हिसाब से मापन करते हैं, जैसे कि पुरुष स्त्री अलग अलग रखे जा रहे हैं तो ये कहेंगे कि इनका मापन उनके गुण के हिसाब से हुआ है, ये पुरुष है और ये स्त्री है, ये उसका गुण है, तो ये गुणात्मक मापन हो गया। मात्रात्मक तो आप जान ही रहे हैं कि किसी बच्चे का वजन नाप रहे हैं या किसी की लंबाई नाप रहे हैं, तो ये मात्रात्मक मापन हो गया। तुलनात्मक मापन क्या हुआ? जब दो लोगों में तुलना की जाए या दो से अधिक लोगों में तुलना की जाए। जैसे ये कहा जाए कि राम से छोटा है श्याम और श्याम से छोटा है रवि, तो क्या हुआ? हमने राम श्याम की तुलना की, श्याम रवि की तुलना की, हमने एक मापन किया कि ये इससे छोटा ये इससे बड़ा है, लेकिन इसमें तुलना की गई, तो ये एक तुलनात्मक मापन हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्ष जो होते हैं उनका मूल्यांकन किस में किया जाता है? सतत मूल्यांकन में किया जाता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन में किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन से किया जाता है या इकाई मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। तो जब व्यक्तित्व के सभी पक्षों की बात की जा रही है तो व्यक्तित्व के सभी पक्ष बहुत ही व्यापक होते हैं, तो मूल्यांकन भी इनका क्या होगा? व्यापक होगा। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो हमें पता है कि मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। इसको सबसे पहले ब्लूम महोदय ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष में किसे किसे रखा था? ज्ञान को रखा था, बोध को रखा था, अनुप्रयोग को रखा था। इसके अलावा 3 कौन से थे? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक पक्ष। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्र के अंत की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 साल में एक बार, यानी कि वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल, कृषि में बिल्कुल होता है, हिंदी और संस्कृत में नहीं, हिंदी और संस्कृत में प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, इतिहास और नागरिक शास्त्र में प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है और दर्शन में भी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, विज्ञान, भूगोल और कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? वैधता है, बिल्कुल, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है और कठोरता नहीं है। यानी कि इसका आंसर हो गया क्या? डी। जब किसी भी परीक्षण को जिस उद्देश्य के लिए आयोजित किया जा रहा है उसी उद्देश्य की पूर्ति हो तो हम क्या कहेंगे? ये परीक्षण वैध है, तो उस वहाँ पे वैधता होगी। तो ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीयता क्या होती है? कि जब भी परीक्षा कराई जाए तो ऐसा ना हो कि बार बार परीक्षा कराई जा रही है और बच्चे कोई कभी 0 पा रहे हैं, कभी 90 पा रहे हैं, कभी 60 पा रहे हैं, वो जो भी नंबर पाए वो लगभग एक समान ही हो, तो कहेंगे कि परीक्षण विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? कि जो परीक्षण के सारे प्रश्न हैं उनके संभावित सिर्फ एक ही उत्तर हो, लगभग एक ही उत्तर। जैसे कि ऐसा कोई प्रश्न ना हो जिसके कई सारे उत्तर हो, तो इसमें कोई कुछ आंसर देगा, कोई कुछ आंसर देगा, सबके आंसर सही होंगे लेकिन इसमें परीक्षण अच्छा नहीं होगा। तो ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है, वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पे आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता आधारित मूल्यांकन में। तो जब भी प्रारंभिक ज्ञान की बात हो रही है तो ये किस मूल्यांकन में आएगा? रचनात्मक मूल्यांकन में। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन है आपके: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी रुचि और संवेग की बात हो रही है, ध्यान रखें यहाँ पे मनोवृत्ति भी है, तो रुचि और संवेग को देख के हम तुरंत भावात्मक पक्ष जान जाएंगे। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक स्रोत से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया, पहला सोपान है योजना बनाना, और उसी योजना बनाने के अंतर्गत आता है ब्लूप्रिंट का निर्माण। तो यहाँ आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, छात्रों की त्रुटि का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या कौशल आधारित शिक्षण। तो इसमें आपका आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि निदानात्मक शिक्षण जो होता है वो परीक्षण होता है एक तरह का, जिसमें छात्रों की त्रुटि का पता लगाया जाता है कि छात्र कहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए। ये स्टेटमेंट है रॉस का, और बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने किया था, स्किनर ने किया था, रायबर्न ने किया था या वुडरो ने किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, स्टीफन एम कोरे ने। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। जब भी कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण की बात हो रही है तो यहाँ आंसर होगा क्रियात्मक शोध, क्योंकि क्रियात्मक शोध क्या होता है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका तुरंत कम समय में वही समाधान किया जा रहा है, तो उसी को कहते हैं क्या? क्रियात्मक शोध। तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये ऑप्शनल का आखिरी क्वेश्चन है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 4 शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, अनुप्रयोग उद्देश्य और कौशल उद्देश्य। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। अब आते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 15 नंबर के आते हैं। 15 क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ हमने क्या किया है? क्रॉनबेक का स्टेटमेंट लिख दिया है। क्रॉनबेक का स्टेटमेंट क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं, क्या निर्णय करते हैं? कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। देखिए, याद करना बहुत आसान है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं, इसका पता कौन लगाता है? इसका निर्णय कौन करता है? शिक्षक और छात्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। शिक्षा में मापन, उसका अर्थ क्या होगा। तो इसमें आंसर आपका है शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं एवं उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। मात्रात्मक अभिव्यक्ति नहीं याद होता है तो आप बस इतना लिख दीजिए कि शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं एवं उनकी उपलब्धियों को अंक प्रदान करने से है, जिससे इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो परीक्षण जो होता है वो एक छोटी सी परीक्षा होती है, एक लघु परीक्षा, जो क्यों कराई जाती है, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए। तो ये पूरा आपका आंसर क्या होगा, किसी विषय में किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए आयोजित की गई एक लघु परीक्षा ही क्या होती है, परीक्षण। आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा है इन्होंने, दो प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं मूल्यांकन के। तो हम जानते हैं मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, जिसको ब्लूम महोदय ने दिया था। बीएस ब्लूम की जो बुक है उसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। उसी में इन्होंने 3 पक्षों को इंट्रोड्यूस किया था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। तो अगर 2 पूछा है तो आप 2 ही लिखेंगे और उनकी बुक का नाम याद कर लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में कभी कभार पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए कि व्यक्तित्व के जो कई पक्ष होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो व्यापक होते हैं, तो उनका मूल्यांकन भी हमें व्यापक मूल्यांकन से करना पड़ता है। आंसर आपका क्या है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारकों और छात्रों के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी किसकी, पहले तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के मूल्यांकन के लिए, और दूसरा है छात्रों के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों के मूल्यांकन के लिए आपको व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि ये बताइए अधिगम के लिए मूल्यांकन किसे कहते हैं, और कभी ये पूछ लेगा कि अधिगम का मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन, यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन, आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, क्योंकि जब भी हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उनको पहले से कितना नॉलेज है ये हमको जानना जरूरी है, तो पहले हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यानी कि हम अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम उनको जो पढ़ाएंगे उसके लिए पहले ही हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि इनको हम कैसे पढ़ाएं। और जब बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो हम एक एक यूनिट पढ़ा के उनका छोटा छोटा टेस्ट लेते हैं, जिसको यूनिट टेस्ट कहते हैं। तो जब सारे यूनिट खत्म हो जाते हैं तो उनको मिला के एक पेपर कराया जाता है, यानी कि योग मतलब जोड़। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होगा आपका, अधिगम का मूल्यांकन, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है। तो वैधता क्या होती है, हमने पहले ही बताया है कि परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, यदि उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो परीक्षण वैध माना जाएगा। मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया परीक्षण, उसी उद्देश्य की पूर्ति हो, ना कि दूसरी हो, तो हम कहेंगे कि परीक्षण वैध है। जैसे कि बच्चों को हम देखना चाहते हैं कि बच्चे साइंस में कितना सीख चुके हैं, अब हम उसके लिए एक परीक्षण आयोजित कर रहे हैं, लेकिन परीक्षण में जो सारे प्रश्न हम रख रहे हैं वो जनरल नॉलेज के रख रहे हैं। तो हम बच्चों का जिस उद्देश्य से परीक्षा लिए कि हम उनको विज्ञान कितना पढ़ा चुके हैं ये हमको पता करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, ये तो जीके के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे कि ये परीक्षण वैध नहीं हुआ। लेकिन जब हम साइंस की परीक्षा करा रहे हैं और प्रश्न साइंस के ही हैं, तो हमें उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि साइंस में बच्चे कितना सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैधता। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये
टीचर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो प्रश्न पूछना एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, क्योंकि सर्वांगीण विकास में 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। तो जब भी बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और अभी तो एक्स्ट्रा शॉर्ट में है, तो 2 पूछा है तो 2 लिखना है। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो, दूसरा हो प्रश्न की भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए। मतलब कि जब भी आप प्रश्न पूछिए तो वो ऐसा पूछिए कि उनके लेवल का हो, बच्चों के लेवल का हो। दूसरा ये कि जब प्रश्न आप पूछें तो ऐसा प्रश्न पूछे जिसकी भाषा स्पष्ट हो, कि हम प्रश्न पूछ रहे हो तो बच्चों को वो प्रश्न समझ में आए। जब तक समझ में नहीं आएगा तो वो उत्तर कहाँ से देंगे? क्वेश्चन नंबर 25, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्न के 3 प्रकार होते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरी। जब भी शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के प्रकार पूछेगा तो यही 3 होते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरी। अब इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। निबंधात्मक भी कई तरह के होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी कई तरह के होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, लघु उत्तरी भी कई तरह के होते हैं। तो ये सब के कई कई प्रकार भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे, उसमें है क्वेश्चन नंबर 26, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन क्रियात्मक शोध से आया हुआ है। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और औद्योगिक समस्याओं का निदान हेतु प्रयास किया जाता है। इसमें प्रयास किया जाता है, किस चीज़ का प्रयास किया जाता है? पहला तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए, दूसरा सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और तीसरा औद्योगिक समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की समस्याओं को सुधार करने, सामाजिक समस्याओं के सुधार करने और औद्योगिक समस्याओं के सुधार करने की कोशिश की जाती है या प्रयास किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? आंसर होगा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का कम से कम समय में निदान हेतु क्रियात्मक शोध आवश्यक है। क्योंकि क्रियात्मक शोध होता क्या है? कार्य क्षेत्र में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस कम समय में उसका निदान करना। तो जब भी शिक्षा में कोई समस्या आएगी तो उसका तुरंत निदान हो जाए, इसीलिए शिक्षा में क्रियात्मक शोध आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के तो बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे साक्षात्कार, अवलोकन, परीक्षण, प्रश्नावली और निर्धारण मापनी etc। लेकिन आप याद रखें कि इस क्वेश्चन से ये सब अलग अलग भी पूछ सकता है कि साक्षात्कार क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, परीक्षण क्या होती है, प्रश्नावली क्या होती है और निर्धारण मापनी क्या होती है। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इसको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या है? तो क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का तात्पर्य उस संभावित उत्तर से है जो समस्या समाधान के लिए हम सोचते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्रियात्मक शोध में हम समस्या का समाधान करते हैं, तो समस्या का समाधान करने के लिए हम कुछ उपाय अपने मन में सोचते हैं। तो जो उपाय हम सोच रहे हैं उसी में कोई एक उपाय ऐसा होगा जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वही समस्या का समाधान सोचना ही क्या होता है? परिकल्पना। उसके कई रास्ते हमने जो सोचे हैं। तो क्या हुआ? आंसर देखें, परिकल्पना से तात्पर्य उस संभावित उत्तर से होता है जो समस्या समाधान के लिए हम सोचते हैं। परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के कार्यक्रम संबंधी परीक्षण योग्य कथन है। परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे अस्थायी रूप से सही मानकर उसकी पुष्टि करने का प्रयास किया जाता है। जब भी कोई समस्या आती है तो उसका हम कोई एक समाधान ऐसा सोचते हैं कि मान लेते हैं कि ये समाधान सही है और हम कोशिश करते हैं कि वो समाधान सही सिद्ध हो। मतलब अगर वो काम आपके एक समाधान जो आपने सोचा है उससे हो गया तो आप कहेंगे कि हाँ ये समाधान सही था। आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30, ये है कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर होगा शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय
स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार, नए विधियां, रीतियों का समावेशन करना। क्या हुआ नवाचार कि जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है, अभी जो शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही है, उसमें नई तकनीक लाए, नए व्यवहार लाए, नई विधियां लाए, नए सोच लाए, तो वही शिक्षा में नवाचार हुआ। मतलब कि नई नई चीज़ों को हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति में ऐड करना। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको DLED के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट हो और आप उस पर सेपरेट लेक्चर चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस पर सेपरेट लेक्चर ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो को देखते रहें, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।